हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। कृषि रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 अपने कर रहे हैं, जिसकी एक क्लास के अंदर हमने शुरू से लेकर यूरिया का जो टॉपिक था, यूरिया की मृदा के साथ अभिक्रिया और बाईयूरेट की बारे में अपने अध्ययन किया। उसके बाद यूरिया का फसलों पर प्रभाव क्या होता है उसके बारे में भी अपने अध्ययन कर चुके हैं। इसके आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको CAN के नाम से भी जानते हैं। इसे किसान खाद या कैन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैन तथा किसान खाद भी कहते हैं। इस उर्वरक में अमोनियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट संयुक्त रूप से होते हैं। इसका उत्पादन नांगल पंजाब में होता है। तो इसी 2-3 लाइनों के अंदर ही काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से अपने कैन का पूरा नाम पूछ सकते हैं, किसान खाद किसे कहते हैं वो अपने से पूछ सकते हैं। उसके बाद ये भी कह सकते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो एक अमोनियम नाइट्रेट है और एक कैल्शियम कार्बोनेट संयुक्त रूप से इसमें पाया जाता है, और इसका उत्पादन पूछे तो नांगल पंजाब में होता है। इसके बाद संगठन की बात करें तो इसमें नमी की मात्रा जो है वो 1% है। कुल अमोनियम एम नाइट्रेट नाइट्रोजन है वो 25% पाया जाता है। अमोनियम नाइट्रोजन है वो 12.5% इसमें होता है। नाइट्रेट नाइट्रोजन है वो भी 12.5% इसमें पाया जाता है। इसके बाद गुण दे रखे हैं। यह उर्वरक उदासीन प्रकृति का है। इसका प्रयोग अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं में किया जा सकता है। सभी प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग लाभदायक है। इसके आगे अपने को दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट साथ होने से अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोटक गुण तथा आर्द्रता ग्राहकता गुण कम हो जाता है। आगे इसमें 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसमें 8.1% कैल्शियम होता है, जो पौधों हेतु आवश्यक गौण पोषक तत्व के अंदर आता है। इसके जो दाने हैं वो बड़े आकार में होते हैं, जो खेतों में आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं। यह आर्द्रता ग्राही उर्वरक है, अतः भंडारण शुष्क स्थान पर करें तथा खोलने के उपरांत थैले का मुंह अच्छी तरह से बंद कर दें। आर्द्रता ग्राही यानी कि जल्दी से नमी पकड़ लेता है। इसके बाद है मृदा से अभिक्रिया। उदासीन उर्वरक है। यह मृदाओं को अम्लीय एवं क्षारीय नहीं बनाता, इसलिए इसे किसान खाद कहते हैं। तो किसान खाद क्यों कहते हैं इसे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को? तो यह मृदाओं को अम्लीय एवं क्षारीय नहीं बनाता। मृदा में मिलाने पर यह अमोनियम NH4 नाइट्रेट NO3- तथा कैल्शियम Ca+2 आयन में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। यानी कि तीनों प्रकार के जो तत्व है वो फसल को मिल जाते हैं। अमोनियम NH4 तथा कैल्शियम आयन्स मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं तथा नाइट्रेट पौधों द्वारा उपयोग कर लिया जाते हैं, अथवा अपक्षालन या बाष्पीकरण इत्यादि से ह्रास हो जाता है। जैसे यूरिया के अंदर आपने देखा था NO3 का, उसी प्रकार से यहाँ पे इनका भी अपक्षालन हो जाता है। चौथा है उर्वरक में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट अम्लता को दूर करता है। सभी प्रकार की मृदाओं में इसका प्रयोग लाभदायक है। इसके बाद बात करें फसलों पर प्रभाव। फसलों के लिए पूर्णतः सुरक्षित उर्वरक है। फसलों पर इसका प्रभाव शीघ्र होता है। इसे खड़ी फसल में काम में लिया जा सकता है। इसके बाद इसमें नाइट्रेट NO3- को पौधे शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि नाइट्रेट को, और अमोनियम और जो कैल्शियम है वो मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित होने से पौधे धीरे धीरे इनका उपयोग करते हैं। अमोनियम के नाइट्रीकरण से पौधों को नाइट्रोजन अधिक समय तक प्राप्त होती रहती है। खड़ी फसल में बिखेर कर इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद है अमोनियम सल्फेट। यूरिया के बाद नाइट्रोजन युक्त यह प्रमुख उर्वरक है। इसका रासायनिक सूत्र अमोनियम सल्फेट। तो ये अमोनियम हो जाएगा और उसके बाद ये सल्फेट है। इसमें नाइट्रोजन है वो अमोनियम के रूप में होती है।
इसके बाद इसका संगठन दे रखा है। नमी की मात्रा वही 1% है। अमोनिकल नाइट्रोजन जो है वो 20.60% है। स्वतंत्र अम्ल H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं के रूप में इसमें पाया जाता है 0.025%। और आर्सेनिक का अधिकतम 0.01% इसमें पाया जाता है। गुण यह सफेद रवेदार पदार्थ होता है, दानेदार पदार्थ होता है, जल में घुलनशील है, वायुमंडल में बहुत कम नमी शोषित कर पाता है। इसमें 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद इसमें जो मुख्य है मृदा में अभिक्रिया, तो अमोनियम सल्फेट के लगातार प्रयोग से मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। ध्यान रखना, जो मृदाएं हैं वो अम्लीय हो जाती हैं। इसके बाद मृदा में डालने पर अमोनियम सल्फेट शीघ्रता से घुलकर दो भागों में टूट जाता है। एक तो अमोनिया के रूप में टूट जाता है और एक सल्फेट के रूप में टूट जाता है। अब सल्फेट तो क्या करेगा, ये जो कोलाइड्स कण पर कैल्शियम वगैरह होते हैं वो कैल्शियम के साथ कैल्शियम सल्फेट बनाकर अपक्षालन हो जाएगा। और जो अमोनियम है तो अमोनिया जैसे यूरिया के अंदर अपने किया था सेम उसी प्रकार से कुछ भाग तो इसका पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, कुछ ये कोलाइड्स जो कण होते हैं उन पर अधिशोषित हो जाता है और कुछ का जो नाइट्रीकरण के माध्यम से नाइट्रेट के अंदर यानी कि जो अपने नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर किया था तो उसके माध्यम से नाइट्रेट के अंदर चेंज हो जाता है। तो पहले अमोनियम सल्फेट है, ये दो भागों में तोड़ना है, यहाँ पे अमोनियम के रूप में और सल्फेट के रूप में। इसके अमोनियम आयन मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं। यानी कि ये जो अमोनियम सल्फेट है इसके जो ये अमोनियम आयन्स हैं NH4 यहाँ से कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर देंगे, हटा देंगे और इसकी जगह पे आ जाएगा अमोनियम और जो कैल्शियम है वो सल्फेट के साथ आकर कैल्शियम सल्फेट जो कि घुलनशील अपक्षालित हो जाता है और यहाँ पे अमोनिया आ जाता है, जिससे मृदा क्या होगी, अम्लीय हो जाए, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो नवजात हाइड्रोजन बनेगा जो इसको अम्लीय कर देता है। SO4-2 आयन मृदा के कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं जो जल में घुलकर अपक्षालित हो जाता है तथा आंशिक रूप से पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे मृदा कोलाइड्स पर कैल्शियम आयन्स की कमी हो जाती है। अमोनियम आयन्स का नाइट्रीकरण होने से नाइट्रेट आयन बनते हैं जिनका उपयोग पौधे कर लेते हैं, अन्यथा अपक्षालन द्वारा इनकी हानि हो जाती है। यानी कुछ भाग तो इसका क्या करेंगे, पौधे सीधा ग्रहण कर लेते हैं, कुछ भाग इसका नाइट्रीकरण के माध्यम से नाइट्रेट आयन में बनता है और बाकी जो कुछ बचा हो अपक्षालन के माध्यम से इनकी हानि हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है। तो अमोनिया है जो अमोनियम का वही ऑक्सीकरण के माध्यम से नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइड बनेगा और जल और नवजात हाइड्रोजन बनेंगे। यहाँ से नाइट्राइड का फिर ऑक्सीकरण नाइट्रोवेक्टर जो अपना जीवाणु है उनके माध्यम से करके ये नाइट्रेट जो कि पौधों द्वारा ग्रहण करने योग्य है और यहाँ से जो ये हाइड्रोजन बने हैं नवजात जो हाइड्रोजन है वो उसी प्रकार से मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाएंगे और मृदा को अम्लीय कर देते हैं। कैल्शियम की कमी की हानि के साथ साथ नाइट्रीकरण से नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होने से हाइड्रोजन आयन H+ धन आयनों को प्रतिस्थापित कर मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाता है। इस तरीके से ये कैल्शियम मैग्नीशियम के यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा जो हाइड्रोजन्स आयन है और उनकी जगह पे आ जाएगा, मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाएगा और कैल्शियम मैग्नीशियम यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएंगे। इस प्रकार एक अमोनियम सल्फेट 2 गुणे कैल्शियम आयन्स को हटाता है। प्रश्न पूछ सकता है कि एक अमोनियम सल्फेट कितने कैल्शियम आयन को हटाता है, तो 2 गुणे, जिससे हाइड्रोजन्स आयन की सांद्रता बढ़ती है, मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। मृदा में 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट उर्वरक प्रयोग करने से 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की हानि होती है। यानी कि अगर अपने 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो इसका मतलब 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की अपने हानि करें, यानी कि इसकी तुलना में, अर्थात इसके प्रयोग से यूरिया की अपेक्षा मृदाएं अधिक अम्लीय होती हैं। क्षारीय मृदाओं में इस उर्वरक का प्रयोग लाभदायक है। यह बाहरी एवं हल्की दोनों प्रकार की मृदाओं में प्रयोग किया जा सकता है। मृदा में अमोनियम की हानि बहुत कम होती है। मृदा
कोलाइड्स पर अधिशोषित होने के कारण अपक्षरण द्वारा हानि नहीं होती। अमोनियम जैसे NH4 होता है तो मृदा के जो कोलाइड्स कण है उन पर अधिशोषित हो जाता है, तो वो धीरे धीरे जो पौधे हैं उनको ग्रहण करते रहते हैं अमोनिया को। तो अमोनिया जल के साथ घुलकर उनका अपक्षरण है वो बहुत ही कम होता है, नाइट्रेट है वो उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। अमोनियम सल्फेट उर्वरकों को चूना अथवा क्षारीय यौगिकों के साथ मिश्रण बनाकर प्रयोग न करें, क्योंकि इनकी आपसी क्रिया से अमोनियम युक्त नाइट्रोजन अमोनियम गैस के रूप में स्वतंत्र हो जाती है। अमोनियम गैस इनसे बन जाती है अगर अपने चूने के साथ इसका प्रयोग करते हैं। अमोनियम सल्फेट का चूने के साथ करेंगे कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और यहाँ से जो अमोनिया निकलेगी वो गैस के रूप में होगी, जो कि वायुमंडल के अंदर ये मुक्त हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। इसके बाद है फसलों पर प्रभाव। तो पहला है धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम NH4 के रूप में ग्रहण करती है, इसलिए धान के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। तो जो अमोनियम है तो अमोनियम के रूप में, इसलिए जो अमोनियम उर्वरक के जितने भी प्रकार हैं वो धान की फसल के लिए सर्वोत्तम है। अमोनियम आयन द्वारा मृदा कोलाइड पर अधिशोषित होने से अपक्षरण नहीं होता। इनके नाइट्रीकरण से नाइट्रेट आयन बनते हैं, जिसे सभी फसलें आसानी से ग्रहण कर लेती है, अतः सभी फसलों हेतु उपयोगी है। इस उर्वरक का प्रयोग खड़ी फसल में छिड़क कर किया जा सकता है। इसमें 20.6% नाइट्रोजन के साथ साथ 24% गंधक होने से फलीदार फसलों हेतु आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होता है। गंधक जड़ों की ग्रंथियों के विकास में सहायक है। प्याज, लहसुन, सरसों की फसल में गंधक आवश्यकता होती है। तो ये नाइट्रोजन तो देते ही देता है, साथ में यहाँ से सल्फर है वो भी 24% के साथ इसको प्राप्त होती है। जल में घुलनशील एवं शीघ्र सक्रिय होने से फसलों को नाइट्रोजन शीघ्र प्राप्त होती है। इसके बाद अगला आता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसे अपने DAP के नाम से जानते हैं। तो इससे यहाँ से अपने बन जाएगा कि DAP का पूरा नाम तो डाई अमोनियम फॉस्फेट है। इसे फॉस्फोरिक अम्ल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया से बनाया जाता है। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि डाई अमोनियम फॉस्फेट कैसे बनता है, किसकी अभिक्रियाओं से बनता है। तो फॉस्फोरिक जो अम्ल है, फॉस्फोरिक अम्ल की अमोनिया के साथ, फॉस्फोरिक की इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाने से ही इसका निर्माण होता है। इसमें पहले मोनो अमोनियम फॉस्फेट बनता है। तो सबसे पहले बनेगा अमोनियम फॉस्फेट बनता है। pH मान 5.8 से 6.0 के बीच इस अमोनीकरण की क्रिया को आगे बढ़ाने से डाई अमोनियम फॉस्फेट बनता है। तो डाई DAP को बनाने के लिए जो उपयुक्त pH है वो अपना को ध्यान रखना है कि जो DAP को बनाने के लिए, DAP की अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए जो pH है वो 5.8 से 6.0 के बीच होता है। वर्तमान में फॉस्फोरस युक्त इस उर्वरक का प्रयोग किसानों द्वारा सर्वाधिक किया जा रहा है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस के साथ नाइट्रोजन भी उपलब्ध होता है। इस उर्वरक का रासायनिक सूत्र अपने को ये ध्यान रखना है। डाई अमोनियम फॉस्फेट या DAP का जो रासायनिक सूत्र है वो NH4 की होल्ड वाइज HPO4 है। उसके बाद संगठन की बात करें, नमी की जो मात्रा इसमें 1% होती है। नाइट्रोजन है वो 18% हो जाएगा। फॉस्फोरस है वो 46% होता है। जल विलय फॉस्फोरस है वो 41.6%। गुण में देखें तो यह उर्वरक दानेदार रूप में बाजार में बिकता है। उर्वरक जल में घुलनशील है। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों पाए जाते हैं। तो डाई अमोनियम जो है अपना DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट है, इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है और इसमें फॉस्फोरस भी पाया जाता, दोनों ही पाए जाते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है वो 18% पहले अपने बात कर चुके हैं संगठन में, और जो फॉस्फोरस है वो 46% पाया जाता है। नाइट्रोजन अमोनिया है वो NH4 के रूप में तथा फॉस्फोरस है वो HPO4-2 के रूप में पाया जाता है। तो इसका रूप है जिस रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो अमोनियम है वो NH4 के रूप में और जो फॉस्फोरस है वो HPO4-2 के रूप में पाया जाता है। इसमें पोषक तत्व उच्च मात्रा में होते हैं, इसलिए उच्च विश्लेषण उर्वरक कहते हैं। इसके भंडारण तथा यातायात का खर्च कम आता है। यह बहुत कम आर्द्रता ग्राही उर्वरक है।
यानी कि जल्दी से नमी नहीं पकड़ता, खुला छोड़ने पर भी इसे जल्दी से नमी ये नहीं पकड़ता। जैसे पीछे अपने किया था अमोनियम सल्फेट है, वो जल्दी से नमी पकड़ लेता है। तीसरा है मृदा में अभिक्रिया। नम एवं शुष्क दोनों ही मृदाओं में लाभदायक है। दानेदार होने के कारण मृदा में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। हल्की, मध्यम, भारी किसी प्रकार की मृदा के अंदर इसको उपयोग इसका किया जा सकता है। मृदा में डालने पर इसमें उपस्थित जो अमोनियम जो है वो तो अपने को पता ही है कि जहाँ पे भी अमोनियम होगा उसका कुछ भाग तो पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और उसके बाद उसका कुछ भाग है वो जो कोलाइड्स कण होते हैं उन पर अधिशोषित हो जाता है और कुछ बाकी का जो है वो नाइट्रीकरण के माध्यम से नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित हो जाता है तथा जो फॉस्फोरस है वो धीरे धीरे घुलकर पौधों को प्राप्त होता है। मृदा में इस उर्वरक का प्रभाव अम्लीय होता है क्योंकि अमोनियम के नाइट्रीकरण से नवजात हाइड्रोजन बनती है। जैसे पीछे अपने कर चुके हैं, नवजात हाइड्रोजन बनता है जो अपने नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास के माध्यम से देखा था। तो कैल्शियम आयन्स घुलनशील यौगिक बनाते हैं, हालांकि प्रारंभ में इसकी प्रतिक्रिया अमोनिया की वजह से क्षारीय होती है। इसके बाद आता है फसलों पर प्रभाव। इस उर्वरक के प्रयोग से फसलों को नाइट्रोजन एवं फास्फोरस दोनों तत्व प्राप्त होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन भी मिल जाता है और फास्फोरस भी मिल जाता है, इसलिए किसान इसका अधिक प्रयोग कर रहे हैं। नाइट्रोजन पर स्टार्टिंग में अमोनिया के रूप में, बाद में नाइट्रीकरण होता है तो उसको नाइट्रेट के रूप में भी मिल जाती है। दोनों रूपों के अंदर ही फसल को ये मिल जाती है। नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में मिल जाती है स्टार्टिंग में और बाद में जब उसका नाइट्रीकरण होता है तो उसको नाइट्रेट के रूप में भी उपलब्ध हो जाती है और फास्फोरस भी उसको धीरे धीरे घुलकर पौधों को प्राप्त होता रहता है। इसका प्रयोग क्षारीय मृदाओं में करने पर मुक्त हो रही अमोनिया बीज अंकुरण को क्षति पहुंचाती है। इसका प्रयोग फसलों में बुवाई से पूर्व कर सिंगल सुपर फॉस्फेट के समान ही करना चाहिए। खड़ी फसल में बिखेर कर प्रयोग न करें। इसके बाद आगे अपना है सिंगल सुपर फॉस्फेट है। यह फॉस्फोरस प्रदान करने वाला उर्वरक है, यानी कि अकेला अगर फास्फोरस लेना है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का अपने प्रयोग कर सकते हैं। यह फॉस्फेटिक उर्वरकों में सबसे पुराना एवं लोकप्रिय है। जल में शीघ्र घुलनशील है। इसका ये पूछ सकता है कि सर्वप्रथम उपयोग है जो उत्पादन है वो 1842 में लॉस ने किया था। ये ध्यान रखना है, इसका लॉस ने इसका उत्पादन किया था 1842 में सिंगल सुपर फॉस्फेट का। और कहाँ किया था? इंग्लैंड में रॉक फॉस्फेट तथा गंधक के तेजाब से किया था। तो इसके अंदर ध्यान रखना है 1842 में लॉन्स ने किया, इंग्लैंड में रॉक फॉस्फेट तथा गंधक के तेजाब से दोनों से मिलाकर इसका सिंगल सुपर फॉस्फेट का जो निर्माण है वो उसने उत्पादन है वो किया था। और इसका रासायनिक सूत्र दे रखा है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है। ये इसका रासायनिक सूत्र है मोनो कैल्शियम और साथ में जल का अणु आ जाएगा, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है। और इसमें संगठन की मात्रा बात करें तो नमी की मात्रा 1.2% है, फॉस्फेरस प्रतिशत है वो 16 होगा और जो फॉस्फोरिक अम्ल है वो 4% इसमें पाया जाता है। गुण, यह बादामी रंग का चूर्ण अथवा दानेदार रूप में होता है। इसकी गतिशीलता बहुत कम होती है। इसमें फॉस्फोरस है वो H2PO4- के रूप में होती है। इसमें फॉस्फोरस की मात्रा 16% पाई जाती है। इसमें स्वतंत्र अम्ल होता है जिससे अम्लीय गंध आती है। स्वतंत्र अम्ल होते हैं इसमें, जैसे अपने ऊपर बात की थी फॉस्फोरस अम्ल इसमें पाया जाता है 4% फॉस्फोरिक अम्ल, तो उसकी वजह से इसमें स्वतंत्र अम्ल होते हैं, अम्लीय गंध आती है। अम्ल से जुट के बोरे खराब होने के कारण आजकल पॉलीथीन के बोरों में भरा जाता है। मृदा में अभिक्रिया, यह मृदा नमी में आसानी से घुल जाता है, यानी कि आसानी से घुल जाएगा। हल्की अम्लीय उदासीनता चना युक्त लवण प्रभावित मृदाओं में प्रयोग करने पर पहले ये देखना 2 प्रकारों में बनेगा। एक तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट, इसका सूत्र अपने को ध्यान रखना है कि डाई कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है और एक तो इस रूप में बनाना है और इसको ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट एक इस रूप के अंदर इसको बनाना है। दोनों रूपों के अंदर अपने को इसको लिखना है, दोनों के सूत्र अपने को ये याद रखने हैं। तो पहले अभिक्रिया करवानी है मृदा के अंदर, तो मृदा के अंदर अपने किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं? तो मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है ये, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ, दोनों के अंदर ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ होगी। डाई कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा और साथ में कार्बोनिक अम्ल
इसके अंदर क्या बनेगा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट और साथ में कार्बोनिक अम्ल। दोनों ही किसके साथ होगी, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट के साथ। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसमें एक अणु, इसमें दो अणु है। यहाँ पे डाई कैल्शियम बनेगा, यहाँ पे ट्राई कैल्शियम बनेगा। कार्बोनिक अम्ल इसमें, कार्बोनिक अम्ल ही इसके अंदर, दोनों के अंदर लास्ट में ये निकलेगा। बस ध्यान इसका रखना है, ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट है और ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है। मृदा जल में उपस्थित कार्बनिक अम्ल में डाई कैल्शियम फॉस्फेट धीरे धीरे घुलता जाता है तथा पौधों को प्राप्त होता रहता है। अधिक अम्लीय मृदाओं में लोहा तथा एल्यूमिनियम के साथ मिलकर इनके फॉस्फेट बनता है, इससे फॉस्फोरस स्थिरीकरण होता है। अधिक अम्लीय मृदाओं में लोहे के साथ यानी कि आयरन के साथ और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर इनके फॉस्फेट बनाता है जिससे फॉस्फोरस स्थिरीकरण होता है। तो आगे मोनो कैल्शियम फॉस्फेट आयरन ऑक्साइड के साथ, तो आयरन फॉस्फेट बनेगा। एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनेगा। डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, जल के अणु है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, जल के अणु है। लगभग सेम से ही होती है। यहाँ पे भी देखो अपने को मोनो कैल्शियम लेना है, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है जो अपने कर रहे हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट वाला, तो उसी का ये सूत्र होगा। आयरन के साथ यानी कि लोहे के साथ करवाना तो लोहा आयरन ऑक्साइड हो गया। आयरन ऑक्साइड लिया है तो आयरन फॉस्फेट बनेगा यानी कि आयरन और साथ में फॉस्फेट PO4। डाई कैल्शियम फॉस्फेट निकाल देना, साथ में जल के अणु। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनेगा, ये एल्यूमिनियम हो गया और ये फॉस्फेट हो गया। डाई कैल्शियम और यहाँ पे भी जल के अणु। तो ये देख लो दोनों चीजें ही सेम है। यहाँ पे बस आयरन के साथ है तो आयरन फॉस्फेट बन गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ है तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट। फॉस्फेट दोनों में है, दो दो अणु, यहाँ पे सारों में दो दो लेने हैं और यहाँ पे सिंगल सिंगल इसका जो है अणु आ जाएगा। उदासीन मृदाओं में फॉस्फोरस की उपलब्धता अधिक होती है। फसलों पर प्रभाव की बात करें, यह उर्वरक सभी फसलों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें जल विलय H2PO4 फॉस्फोरस पाया जाता है, तो फसलें फॉस्फोरस को H2PO4 के रूप में आसानी से ग्रहण कर लेती है। फॉस्फोरस की गतिशीलता कम होने से इस उर्वरक का प्रयोग बुवाई से पूर्व जड़ों के पास संस्थापन विधि से किया है, जैसे बुवाई करते हैं अपने खाद की उस तरीके से संस्थापन विधि से किया जाता है। इस उर्वरक को खड़ी फसल में बिखेर कर नहीं देना चाहिए। कम अवधि में पकने वाली जो फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, जौ, ज्वार आदि है, इसकी संपूर्ण मात्रा बुवाई से पहले ही कर देनी चाहिए, यानी कि बुवाई करने से पहले इसकी जितनी भी अपने को मात्रा की आवश्यकता है वो उतनी डाल देनी चाहिए। लंबी अवधि की जो फसलें हैं तो इसके अंदर में इसका प्रयोग जड़ों के पास गहरी संस्थापन विधि से खड़ी फसल में प्रयोग करें। गहरी से करेंगे धीरे धीरे इसका जो असर है वो होता रहेगा। अम्लीय मृदाओं में जिनका pH मान 5.5 से कम है उनमें इस उर्वरक का प्रयोग न करें क्योंकि फसलों को पर्याप्त रूप में जो कम होती है, आवश्यकता हो तो चूना मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आगे अपने हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश है जो कि अपने आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।